हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है इंग्लिश के बेहतरीन लेसन में। स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस का पार्ट 3 लेके आए हैं आपके लिए और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, कुछ डिफरेंट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, आज की हमारी जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है, कंडीशन वेयर प्रेपोजिशन बाय इज नॉट यूज, सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय डिफरेंट प्रेपोजिशंस। देखिए स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने आपको वीडियो जब स्टार्ट किया था, पार्ट फर्स्ट बनाया था, तब मैंने बताया था कि लगभग 80% केसेस में हम बाय का यूज करते हैं एज अ प्रेपोजिशन, बट कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जहां पे हम बाय न लगाकर कुछ अलग प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो उनमें से ही कुछ इंपोर्टेंट वर्ब्स है, जैसे हमारी फर्स्ट वर्ब है नो। इस नो का मतलब होता है जानना। एक्टिव वॉइस में मान लो कोई सेंटेंस है, राम नोज मी, राम नोज मी, राम मुझे जानता है। अब अगर आप इसको पेसिव में बनाओगे तो मी तो मेरा ऑब्जेक्ट है, मी को आपने सब्जेक्ट बनाया तो क्या बनाया, आई बनाया। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इजेमआर लगाया, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। और नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन होती है। अब यहां पर आके बच्चे दिक्कत करते हैं क्योंकि वो बाय लगा देंगे। तो आप याद रखना, अगर नो वर्ब कभी भी पेसिव वॉइस कराते हैं नो वर्ब का, तो आपको हमेशा क्या प्रेपोजिशन लगाना है, टू प्रेपोजिशन लगाना है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से होगा, आई एम नोन टू राम। अगर आप यहां पे बाय लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग। तो ये हमारी थी फर्स्ट वर्ब। मूव टू नेक्स्ट वर्ड। देखिए एक वर्ड होता है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के साथ हम विद लगाते हैं। एक प्लीज्ड वर्ब होती है जिसका मतलब खुश होता है, इसके साथ भी आपको विद लगाना है अगर मिल जाए कभी। हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड मी, यानी उसकी परफॉर्मेंस ने मुझे सेटिस्फाई किया, मुझे दिलासा दी या संतुष्ट किया, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है मी। मी को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा। सेटिस्फाइड मेरी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट किस में करते हैं, वॉज वर्ब में, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, आई वॉज सेटिस्फाइड। अब यहां पर आके बच्चे बाय लगा देंगे, वो सोचेंगे कि भाई बाय प्रेपोजिशन लगता है, लेकिन आपको याद रखना है सेटिस्फाइड इज ऑलवेज फॉलोड बाय विद प्रेपोजिशन। तो आपको यहां पे प्रेपोजिशन जो लगाना है वो क्या लगाना है, विद। आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज परफॉर्मेंस नहीं आएगा, विद हिज परफॉर्मेंस। तो इस सेंटेंस में अगर फिर से अगर आप बाय लगाओगे तो भी आपका सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। मूव टू नेक्स्ट वर्ड, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, दिलचस्पी। और आप हमेशा किसी चीज में दिलचस्पी लेते हो या किसी पर्सन में दिलचस्पी लेते हो, तो इसके साथ आपको पता है ऑलरेडी इन लगता है, आप जानते भी, बहुत बार बोलते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं, दिस बुक इंटरेस्ट मी, यानी ये बुक मेरे अंदर दिलचस्पी पैदा करती है या इस बुक में मेरी रुचि है, तो इसको पेसिव में बनाएंगे, मी को आगे लेके आएंगे तो आई बनेगा। एस और एस वाली वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, सो वी हैव टू यूज इज एम आर। सो यहाँ पे आपको एम लगाना है। इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, और उसके बाद बाय नहीं लगेगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन का आपको ध्यान रखना है, इन दिस बुक। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। एक बार होती है सरप्राइज। सरप्राइज के साथ देखिए जो भी आश्चर्य प्रकट करने वाले वर्ड होते हैं, चाहे सरप्राइज हो, चाहे अलार्म्ड हो, स्टन्ड हो, अमेज्ड हो, तो वो जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा आपको एट लगाना है, क्योंकि आप किसी चीज पर आश्चर्य प्रकट करते हो। तो मैंने लिखे भी है, जैसे शॉक्ड एट होता है, अलार्म्ड एट होता है, अमेज्ड एट होता है, स्टन्ड एट कह सकते हो आप। इस प्रकार से जो भी अचंभित करने वाली चीजें होती है उस कंडीशन में आपको हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज करना है। एग्जांपल देखिए, हर रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर, यानी उसके जो रिजल्ट था, परिणाम था, उसने टीचर को सरप्राइज कर दिया। तो आप ऐसे लिखोगे, द टीचर आपका ऑब्जेक्ट है, द टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट, बाय हर रिजल्ट यहां पे नहीं आएगा। तो ये आपका सेंटेंस इस प्रकार से होगा। मूव टू नेक्स्ट वर्ब, कंटेन। कंटेन के साथ आपको हमेशा इन प्रेपोजिशन का लगाना है यूज, जब आपको पेसिव वॉइस बनाना हो। दिस जग कंटेन्स मिल्क, यानी इस जग में दूध है,
तो सेंटेंस बनेगा मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग। इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है आपका, वहां पे आपको बाय का यूज नहीं करना, आपको इन का यूज करना। तो स्टूडेंट ये काफी इंपोर्टेंट वर्ब्स है। अभी कुछ इंपोर्टेंट वर्ब्स मैं आपको और करा रहा हूं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी वर्ब है डिस्प्लीज। इसका मतलब होता है निराश करना, नाखुश करना। तो इसके साथ देखिए स्टूडेंट दो प्रेपोजिशन लगते हैं। बाय तो लगता ही नहीं है, इसके साथ एट और विद लगता है। लेकिन कंडीशन क्या है, देखिए मैंने फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाया, उस वक्त भी ये कराया था, मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर आप किसी पर्सन से नाराज हो, डायरेक्टली आप नाराज हो किसी पर्सन से, तब विद लगाते हैं। और अगर उस पर्सन की कोई एक्टिविटी से नाराज हो, उसके बिहेवियर से नाराज हो, उस कंडीशन में आपको लगाना है एट। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हिज कंडक्ट डिस्प्लीज्ड राम। तो राम मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो राम वॉज डिस्प्लीज्ड एट हिज कंडक्ट, यानी राम था वो निराश था, नाराज था एट हिज कंडक्ट, किसी के कंडक्ट पे। सेकंड सेंटेंस है राम डिस्प्लीज्ड श्याम, यानी राम ने डिस्प्लीज किया श्याम को, निराश किया। तो सेंटेंस बनेगा श्याम वॉज डिस्प्लीज्ड विद राम। ये विद क्यों आया, क्योंकि यहां पे बात हो रही है पर्सन की। इसी प्रकार से वर्ड मैंने दे रखे हैं, जैसे अनोई हो गया, वैक्स हो गया, और भी जो नाराजगी प्रकट करने वाले वर्ड होते हैं, उनके साथ अगर व्यक्ति की बात हो तो आपको विद लगा देना है। अगर व्यक्ति की बात हो, पर्सन की बात हो, और अगर किसी थिंग की बात हो तो आपको क्या लगाना है, एट। और एक इंपोर्टेंट वर्ड और है ओब्लाइज। ओब्लाइज के साथ आपको टू लगाना है। जैसे एग्जांपल दिया है ही ओब्लाइज्ड मी, तो इसका बनेगा आई वॉज ओब्लाइज्ड बाय, नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, टू। ओब्लाइज का मतलब होता है किसी को बाध्य करना, विवश करना, या किसी के प्रति कृतज्ञ होना। तो अगर व्यक्ति की बात हो तो हमेशा ओब्लाइज के बाद क्या आता है, टू आता है। तो स्टूडेंट ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब्स थी जिसके पेशी वॉइस पूछे जाते हैं कई बार। मैरी के साथ जैसे टू लगता है, मैरी मतलब शादी करना, इसके साथ भी टू लगता है जब पेशी वॉइस की बात होती है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट आगे हम पढ़ते हैं कि जब क्लोजेस दिए होते हैं तो उनका पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। कुछ बच्चे को ये नहीं पता कि क्लोजेस होते क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आपके पास एक सब्जेक्ट दिया हो और एक वर्ब दिया हो, और कोई कंजक्शन मिले आपको, कोई भी कंजक्शन से उसको जोड़ दिया गया हो, इसी प्रकार से ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब से क्लोज बनता है। तो यहां पे कितने हो गए, टू सब्जेक्ट एंड टू वर्ब। सो इसका मतलब क्या हो गया, कितने क्लोज है, यहाँ पे दो क्लोज है। लेकिन सेंटेंस कितने, सेंटेंस केवल एक ही है, क्योंकि सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो सेंटेंस तो ये एक है, बट इसके अंदर जो क्लोजेज है वो कितने हुए हैं, दो। तो देखिए इनका पेसिव वॉइस कैसे बनाइए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहां पे क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये तो हमारा पीछे जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है बाई के साथ। अब हमें कोई सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको याद रखना इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट आपको क्या लेना है, इट। क्या लेना है जी, इट। तो इट इज, क्योंकि थिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इट इज। थिंग की थर्ड फॉर्म क्या लगानी है, थॉट। अब देखिए यहां पे जो सब्जेक्ट होता है वो अगर हमारा अनइम्पोर्टेंट हो, यहां पे सब्जेक्ट को लिखना अनिवार्य नहीं होता है, तो इसको छोड़ ही दिया जाता है। तो इट इज थॉट। दूसरा वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम, इट इज थॉट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपने क्या देखा, यहां पे आपको यहां पे इट एक प्रोनाउन लेना है, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा इट। तो मैंने इट ले लिया। तो इट इज थॉट बाय पीपल। देखिए पीपल वैसे भी आपका अनइम्पोर्टेंट होता है, और इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है कि अगर कोई स्पेशल नेम दिया हो जहां पे उस चीज को लिखना अनिवार्य है तो ही लिखा जाता है, वरना हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। मान लो यहाँ पे राम होता या श्याम होता, गीता होता, तो मुझे यहाँ पे बाई के साथ लिखना पड़ता है, क्योंकि पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, राम की। सेकंड देखिए, एवरीवन थिंक्स दैट एजुकेशनल सिस्टम इज बैड। तो आप कैसे लिखोगे, मैंने प्रोनाउन लिखा इट,
इज, थिंक की थर्ड फॉर्म हो गई थॉट, इट इज थॉट। दूसरा वाला क्लोज सेम लिखना है, कोई चेंज ही नहीं करना, बहुत ही आसान है। दैट एजुकेशनल सिस्टम इज बैड। थर्ड एग्जांपल देखिए आप, द स्टूडेंट्स कंसिडर दैट द टीचर्स आर लेबोरियस। मतलब ऐसा कह रहा है सेंटेंस की विद्यार्थी ऐसा मानते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लेबोरियस होते हैं, मतलब परिश्रमी। तो आप ऐसे बनाओगे इसको, इट इज कंसिडर्ड, अगर चाहो तो आप बाय द स्टूडेंट्स लिख सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। इट इज कंसिडर्ड दैट द टीचर्स आर लेबोरियस। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, जैसे सेंटेंस मैंने दिया, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। देखिए यहां पे आप देख पा रहे हो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गई, ये कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। तो किस प्रकार से बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मी, तो मी को आगे लेके आएंगे। देखिए यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उसको आपको फ्रंट में लेके आना, तो सब्जेक्ट बनाना। यहां पे इट नहीं लगा पाओगे आप, क्योंकि इट का यूज हम तब करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। आई वॉज आस्क्ड, अब आई वॉज आस्क्ड, अब बाय हिम आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। आई वॉज आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस और दे देता हूं आपको मैं। राम कंसिडर दैट, यहां पे एस और लगा दो आप, राम कंसिडर्स दैट श्याम कांट डू एनीथिंग। राम कंसिडर करता है कि श्याम कुछ नहीं कर सकता है, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए यहां पे मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तब ऑब्जेक्ट नहीं होता तब हमें क्या लगाना पड़ता है, इट। इट इज कंसिडर्ड। अब देखिए यहां पे पर्टिकुलर राम की बात हो रही है, अगर मैं राम को नहीं लिखूंगा तो पता ही नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है, तो यहां पे आपको बाय लिखना पड़ेगा। इट इज कंसिडर्ड बाय राम, और दैट वाला क्लोज बिल्कुल सेम, दैट श्याम कांट डू एनीथिंग। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको क्लोजेस के सेंटेंस बनाने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है इस प्रकार से सेंटेंस। तो जब क्लोजेस दिए होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट जो क्लोज होता है उसको हम पैसिव बना लेते हैं, और कंजक्शन वाले पार्ट से लेके एंड तक वो सेंटेंस बिल्कुल सेम रहता है। तो स्टूडेंट ये आपके क्लोजेस का था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं। तो ये तीनों टाइप की जो चीजें होती है वो दिखाती है इंपरेटिव सेंटेंस को। इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। ये हमारे मेनली तीन टाइप से दिए जाते हैं। एक तो ये डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मिलेंगे आपको, या फिर ये मिलेंगे आपको डू नॉट से, या फिर आपको मिलते हैं प्लीज और काइंडली से। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मिलता है तो क्या स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है। अगर आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, तो किस प्रकार से सेंटेंस बनाना है आपको, लेट, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको बी लगानी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बाय का यूज नहीं होता है। ये कब लगाना, जब पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो, मतलब विदाउट नोट दिया हो। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव इंपरेटिव दिया है तो आपको लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर आपको नोट लगाना है,
क्योंकि बीच से नोट हमेशा बीच में लगता है, तो बीइंग है, बीन है या बी, इनसे पहले नोट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका बनेगा नेगेटिव इंपरेटिव। तीसरा टाइप जो होता है प्लीज और काइंडली का, उसमें एक सर्टेन रूल लगता है। वो क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब जो शेष वाक्य है, एक्सक्लूडिंग प्लीज और काइंडली, यानी प्लीज काइंडली को छोड़ के जो वाक्य है उसको आपको लिखना है। अब स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है कि यू का यूज क्यों होता है? देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में रिटन लैंग्वेज में कभी भी सब्जेक्ट लिखा नहीं मिलता है, लेकिन जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज में उसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, यू मतलब आप। तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है बात, ये आपको कहा जा रहा है, मतलब यू को कहा जा रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है डू यूर ड्यूटी, तो ये मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो नियम क्या है, पहले लेट लगाएंगे, तो लेट यूर ड्यूटी, फिर आपको बी लगाए, डू की थर्ड फॉर्म, डन। इस प्रकार से बना आपका सेंटेंस। सेकंड है हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प, इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, फिर बी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा सेंटेंस देखिए हेल्प हिम, यहां पे ये वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो लेट हिम बी हेल्प्ड। देखिए स्टूडेंट एक चीज याद रखना, लेट के बाद जो केस आता है, अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया गया है तो उसको हम कभी भी सब्जेक्टिव नहीं बनाते, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। हम बोलते हैं लेट मी गो, कभी ऐसे नहीं बोलते लेट आई गो, तो इसके बाद डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा अगर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से होगा लेट हिम बी हेल्प्ड। अगर आपने ऐसे लिख दिया लेट ही, आपने हिम को ही बना दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फोर्थ सेंटेंस देखिए गिव हर सम फूड, यहां पे बोला जा रहा है कि उसे कुछ भोजन दो। यहां पे ये तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सम फूड सेकंड। मैंने बोला था पर्सन से बनाया करो, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दी जाती है, तो लेट हर बी गिवन सम फूड, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। फिर थोड़ा देखिए नेगेटिव सेंटेंस, डोंट ओपन द डोर, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे लेट द डोर नॉट बी ओपन, बस कुछ नहीं करना, नोट को आपको बी से पहले लगाना। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट इंसल्ट द पुअर, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, आपको केवल बी से पहले नोट लगाना है। और अंतिम है प्लीज और काइंडली वाले, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। देखिए जैसे अभी मैंने बताया था, यू आर रिक्वेस्टेड टू आपको सेम लिखना है, इसके बाद आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, बस केवल प्लीज काइंडली को हटा देना। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद प्लीज काइंडली को छोड़ के सेम आपको लिखना है। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो आपको याद रखना है काइंडली और प्लीज वाले सेंटेंस में इन दोनों को आपको हटा देना। तो स्टूडेंट ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस थे, लेकिन आपको याद रखना कि जो लेट का जो नियम लगता है, लेट का नियम केवल तभी काम करता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, व्हाट विल वी डू, तो उसकी एक कंडीशन होती है बेटा कि अगर मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो आपको सेंटेंस का अर्थ समझना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। मान लो मैंने कहा गेट आउट, अब यहां पे गेट आउट में ये तो एक वर्ब दे दी मैंने, वर्ब के साथ मैंने आपको यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो अब आपको इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो अब आपको इसका सेंस समझना पड़ेगा। गेट आउट का मतलब होता है भाई बाहर हो जाओ, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, गेट आउट। तो जनरली गेट आउट और गेट लॉस्ट तब बोला जाता है जब कोई आदमी आपको ऑर्डर देता है। तो इस सेंटेंस को आपको बनाना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट या टू गेट लॉस्ट। इसी प्रकार से अगर मैं ऐसे बोलूं आपको, सेंटेंस इस प्रकार से हो कि डोंट प्ले इन द सन, कि धूप में मत खेलो। अब यहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, आप ये मत सोच रहे कि इन द सन मेरा ऑब्जेक्ट है, वो तो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले इन द सन। या मना करने के लिए एक वर्ड होता है फॉरबिड, उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, यू आर फॉरबिडन टू प्ले इन द सन। देखिए फॉरबिडन एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो फॉरबिडन वाले सेंटेंस में कभी भी नोट का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वहां पे हमें कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट
वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।